Hello and welcome again to Minihore IAS and welcome to the next episode of your part of your prelims 2023. As you all know, this series is especially made for the prelims 2023 in which we cover all the important concepts and the important aspects of your part of your syllabus, right? So if you not watched the previous video that was uploaded earlier, do visit the channels and watch the complete analysis of the concept, right? So as you all know, this class is going to be in bilingual, right? So before we proceeds, let me tell you what are the today's agendas, right? So today we are going to discuss first एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जो प्रीलिम्स लेवल के हैं और ये 2018 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कोरल रीफ्स एक्चुअली में क्या होती हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे कि कोरल रीफ्स को डेवलप करने के लिए या फिर कोरल रीफ्स का ग्रोथ करने के लिए कौन सी कंडीशंस आइडियल होती हैं और किस कंडीशंस में एक कोरल रीफ ग्रो करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कोरल ब्लीच क्या है और लास्ट में हम देखेंगे कि इन कोरल रीफ्स का हमारे डेली लाइफ में या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट में आपके साथ ये क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पहले पूछे वो एनालाइज करूंगा, राइट। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीटली देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे पाएंगे क्योंकि जो भी कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कंटेंट सफिशिएंट है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको देखते हैं, फिर आगे हम जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड are located in territories of Australia, Indonesia, and Philippines. A third statement says that coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest, right? इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2, राइट, ओनली 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3, राइट। सो अगर आप लेक्चर्स कंप्लीटली देखते हैं तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा और लास्ट में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। नाउ आप समझते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये है कि कोरल रीफ्स कहाँ पर डेवलप होते हैं, राइट। देखिए कोरल रीफ्स जो डेवलप होते हैं वो होते हैं ओशियंस में, नॉट इन दी कंटिनेंट, राइट। आपको लैंड पर कोरल रीफ्स नहीं मिलेगी क्योंकि लैंड पर कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, जो भी उसके लिए आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए वो आपको लैंड पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली ओशियंस में होता है, राइट। अब कोरल रीफ्स होती क्या है, तो बेसिकली कोरल रीफ्स जो होती हैं वो एक लैंड फॉर्म होती है, मरीन लैंड फॉर्म होती हैं, जो बेसिकली किससे फॉर्म होती हैं, कोरल पॉलिप्स के जो स्केलेटन्स होते हैं जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो जो लैंड फॉर्म बनता है उसी को हम कोरल रीफ्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड कोरल पॉलिप्स, राइट। कोरल पॉलिप्स नथिंग बट इट इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। ये छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके स्केलेटन जब एक जगह एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब एक मरीन लैंडफॉर्म बनता है और उसी को हम कोरल रीफ कहते हैं, राइट। यहाँ पर आप इसके इमेज को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि जब ये डेड हो जाता है, राइट, जब ये मर जाता है तो इसके स्केलेटन जो होते हैं वो इकट्ठा होकर और मरीन लैंडफॉर्म बनाते हैं जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, राइट। ये अगर हम इसकी कवरेज एरिया की बात करें तो लगभग में जो टोटल है 1% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन सरफेस, राइट। लेकिन लगभग में 1/3 ऑफ आर मरीन लाइफ का ये होम है। अगर हम ओशियन सरफेस की बात करें तो 1% एरिया को कवर करता है कंप्लीट ओशियंस का, लेकिन यहाँ पर जितनी भी मरीन एनिमल्स या मरीन लाइफ पाए जाते हैं वो लगभग में 1/3 जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स के थ्रू ही पाए जाते हैं। अब इसको जो है एक हम और नाम से बुलाते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, राइट। अब इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर समझिए 1/3 सभी मरीन लाइफ का 1/3 जो है एज अ कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि इससे जो होता है एक इकोसिस्टम रिच बन जाता है, डाइवर्स बन जाता है, एक डाइवर्स और रिच इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है जिसके कारण इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस कहते हैं, राइट। अगर हम इसके थ्रेटन की बात करें तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड आल्सो दी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या फिर जो भी हमारा अर्थ का टेम्परेचर या फिर ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हो रही हैं जो बेसिकली मैन मेड के द्वारा की जाती हैं, ये इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और अगर पिछले लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो 50% जो कोरल रीफ्स थी वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2050 तक आते आते लगभग में 90% ऑफ द कोरल रीफ्स आर डेड, राइट। ये मर जाएंगी और ये लॉस्ट हो जाएंगी। तो ये एक थ्रेट है, राइट। क्लाइमेट चेंज का असर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिछले 20 साल में लगभग में 50% कोरल रीफ्स खत्म हो चुके हैं और आने वाले और भी 25 से 30 साल में लगभग में 90% कोरल रीफ्स वो खत्म हो जाएंगे। अब ये कोरल रीफ्स हैं, राइट।
तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। इनका जो न्यूट्रिशन होता है इनको मिलता है वो दो बेस से होता है, दो तरीके से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। पहला ये तो कि इनकी बॉडी पर पोर पाया जाता है, पोर्स पाया जाता है। इस पोर्स के थ्रू क्या करती हैं कि ओशियन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको ये ग्रहण कर लेती हैं, जिससे इनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। एक और है कि इनका एक रिलेशन जो है एक अलगी के साथ है, जिस इस अलगी का नाम है जूएंथली, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूएंथली, ये इनको हेल्प करती हैं। किस टाइप के हेल्प करती हैं ये भी आपको समझना, और ये सॉरी स्टेटमेंट टाइप्स में आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली ये जो अलगी होती है ये इसको कलर प्रोवाइड करती है कोरल्स को। अगर यही अलगी जो है वो निकल जाती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, तो क्या हो जाते हैं, कोरल्स जो होते हैं वो बिल्कुल व्हाइट होते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिक डेड हो जाते हैं, राइट। तो जो एंथली अलगी होती है बेसिकली इनको एक क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि जैसे पॉलिनेशन जो होता है फ्लावर में, राइट। इससे क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो दिखने में काफी क्या लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। अब पॉलेंस जो बनती हैं वो आकर जो है बैठ जाती है, राइट, बाय दी वायरस मींस वो बैठ जाती है, फिर वहां पर रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है भी, अलगी जो है इसको कलर प्रोवाइड करती है, ये अट्रैक्टिव बन जाता है। अब जब ये अट्रैक्टिव बन जाता है तो यहाँ पर जो इसके प्रे हैं जो इसके, वो आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। जब ये आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं जो पोर्स है वो उनको क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, और इससे क्या होता है कि उनको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो जो है पूरा हो जाती है, राइट। तो इस तरह से जो एंथली जो अलगी है वो काफी इंपॉर्टेंट बनती है। इसके साथ ही जो अलगी है ना, ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी प्रोवाइड करती है, जिससे भी क्या होता है कि जो प्रे होते हैं वो इसके आकर बैठ जाते हैं, और टेंटिकल्स के द्वारा, इसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, राइट। जैसे आपको अलगी को पता होगा कि अलगी जो है भोजन किस तरह वो टेंटिकल्स से करती है, उसी तरह टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये क्या करता है कि उस प्रे को दबोच लेता है और फिर अपने अंदर अंदर उसको खत्म कर देता है। तो ये जो है कुछ होते हैं कोरल रीफ्स के बारे में जो आपको जानना चाहिए, राइट। नाउ अभी इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या होना चाहिए, किस कंडीशंस में इनका ग्रोथ होता है, ये अगर हम समझ गए तो क्या थ्रेट है और किससे इनको थ्रेट है, क्यों ये विलुप्त हो रही हैं, क्यों ये लॉस्ट हो रही हैं, ये आपको समझना आसान हो जाएगा। तो पहली बात, इनको अगर हम ग्रोथ के लिए बात करें तो इनका ग्रोथ के लिए सैलो ओशियन वाटर होना चाहिए, राइट। ओशियंस में ही ये ग्रो करेंगी, और इसके साथ जो वाटर की डेप्थ होनी चाहिए वो 180 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। ये जो है एटमॉस्फेयर के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहिए, मींस कि एटमॉस्फेयर में अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए तो ये जो है नहीं कर पाएंगी, जीवित नहीं रह पाएंगी। अच्छा, डेप्थ 180 फीट क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर एक इंसोलेशन चाहिए, राइट। जब इनको प्रॉपर एक इंसोलेशन मिलेगा तभी ये जो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाएगा, राइट। क्योंकि सभी अगर कोई जंतु है उसको जीने के लिए सनलाइट का मिलना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे इंसान के लिए सनलाइट जरूरी है वैसे ही मरीन एनिमल्स हो या फिर जो लैंड एनिमल्स हो उनके लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है। इसका डेप्थ ज्यादा पर क्या होता है कि जो सन का इंसोलेशन होता है उसकी रेडिएशन होती है वो नीचे तक ज्यादा नहीं जा पाती, इसलिए एक तो सैलो ओशियन वाटर चाहिए, दूसरा इसका डेप्थ जो होना चाहिए वो 180 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए ओशियन वाटर का वो 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाना चाहिए। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा इसका मीन कि कोल्ड वाटर में अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती है, राइट। इसीलिए आप देखिए कि जो मोस्ट कोरल्स होती हैं वो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल वाटर्स में क्या होता है जो ये टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो जो है फुलफिल हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स में पाई जाती हैं। 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि ठंडे पानी हो जाते हैं। इसके साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ जो है आइडियाज कंडीशन थी। इसके साथ अगर बात करें हम तो मूविंग वाटर होना चाहिए, राइट। मूविंग वाटर से क्या होता है, देखिए जब रिवर्स फ्लो होती है अपने साथ बहुत से सेडिमेंट से लेकर आती है, तो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, राइट। क्योंकि जो पोर्स होते हैं वो भट जाते हैं, इसको आसान भाषा में समझिए। अब जब पोर्स जो होंगे वो भट जाएंगे तो इनको न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो उसको नहीं मिल पाएगा, राइट, और फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। इसलिए वाटर का मूवमेंट होना चाहिए। इसके साथ जो मडी होते हैं, राइट, जैसे कई टाइप्स के सेडिमेंट जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो मड का डेवलपमेंट हो जाता है। मड के डेवलपमेंट से इनका टेंटिकल्स भी खत्म हो जाते हैं, इसके साथ जो पोर्स होता है वो भी खत्म हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब मूविंग वाटर होता है तो मूविंग वाटर्स के लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि मूविंग वाटर में मड का इकट्ठा नहीं होता है और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे नहीं होते। जैसे मान लीजिए समुद्र में आप देखिए बीच उच के किनारे तो क्या होता है कि वहाँ पर पॉलीथीन और कई टाइप्स के बोटल्स, प्लास्टिक्स के बोतल, इसके साथ में कांच के बोतल्स, ये सब फेंक दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोरल रीफ्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उनके पोर्स और टेंटिकल्स काम नहीं कर पाते। तो मोस्ट फेवरेबल अगर हम माने तो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको मिलेंगे। अब मूविंग वाटर से एक और भी इनको फायदा होता है कि इनको जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी मिल जाते हैं, और जो प्लैंक्टन्स का डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो प्लैंक्टन्स का डेवलपमेंट हो जाता है जो कोरल्स के लिए एक फूड की तरह काम करता है, राइट। तो मूविंग वाटर में प्लैंक्टन का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए वाटर का मूविंग होना जरूरी है। इसके साथ सैलिनिटी, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको सबसे ज्यादा सैलिनिटी किस सी में पाई जाती है। अगर हम सैलिनिटी की बात करें कि अगर पूरे वाटर में जो है साल्ट कितना है, उसकी मात्रा क्या है,
तो इसका जो होना चाहिए वो 30 to 40 पार्ट पर 1000, राइट। अब यहाँ पर 1000 का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 1000 का मतलब है 1000 ग्राम, राइट। मतलब 1000 ग्राम में 30 से 40 पार्ट अगर उसका साल्ट होगा तो दैट इज फेवरेबल। बट अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सैलिनिटी भी एक फैक्टर्स होता है, एक कंडीशंस होती है, ये भी फुलफिल करना होता है। इसके साथ में कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं जहाँ पर इनको जो है क्या होना चाहिए कि डेवलपमेंट कर सकें, और जहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशंस बननी चाहिए जहाँ पर ये उस प्लेटफॉर्म पर रहकर अपने आप का विकास कर सकें, राइट। तो एक सुटेबल प्लेटफॉर्म का होना बहुत ही जरूरी है, राइट। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो एरिया है वो वायलेंट स्टॉर्म्स जो आते हैं ना वो फ्री होना चाहिए। वायलेंट स्टॉर्म्स में क्या होते हैं कि अगर फ्रिक्वेंटली स्टॉर्म्स आ रहा है तो उस एरिया में कोरल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हम इसके कोरल रीफ्स के जो प्रेफरेबल एरिया है, लोकेशन है, उसकी बात करें तो जो कंटिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट होता है, वेस्टर्न कोस्ट में कोरल्स नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना है। वेस्टर्न कोस्ट में कोरल्स नहीं पाई जाती हैं, बहुत लिटिल मात्रा में पाई जाती हैं, लिटिल क्वांटिटी में पाई जाती हैं। वहीं ईस्टर्न कोस्ट में एक इसके लिए जो फेवरेबल लोकेशन बन जाता है वहां पर जो कोरल्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। वेस्टर्न कोस्ट में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर बहुत ही कम लो टेम्परेचर हो जाता है। इसके साथ में वहां पर करंट्स का फ्लो ज्यादा हो जाता है जिससे वाटर्स क्या करते हैं, सॉरी, अनेबल हो जाते हैं, अपबेलिंग करने लगते हैं, राइट। तो इस तरह के जो है फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए जहां पर कोरल्स का डेवलपमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ आप समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक अलगी जो इसको सपोर्ट करती है, पहली बात तो इसको कलर प्रोवाइड करती है जिससे प्रे अट्रैक्ट होते हैं, टेंटिकल्स के द्वारा अपने भोजन प्राप्त करती है। दूसरा है कि कुछ स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, जो एंथेली अलगी होती है वो कोरल से बाहर चली जाती है, जिससे कारण क्या हो जाता है कि इसका कलर व्हाइट हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया। और इसी कलरिंग जो व्हाइट होता है उसको हम कहते हैं कोरल ब्लीच, राइट। तो कोरल ब्लीच नथिंग बट बेसिकली इट इज लॉस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ कोरल रीफ। इससे क्या होता है कि कोरल रीफ्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ये कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या होते हैं, तो पहला बात है कि एसिडिफिकेशन बढ़ जाना, ओशियंस में एसिडिटी बढ़ जाना एक कारण है। दूसरा है कि सी वाटर का टेम्परेचर राइज कर जाना जिससे अलगी जो है सर्वाइव नहीं कर पाती और बेसिकली ये व्हाइट बन जाता है और डेड हो जाता है। मरीन पोल्यूशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कोरल ब्लीचिंग। इसके साथ ही केमिकल पोल्यूशन भी होते हैं, जैसे जो लोग हम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, वो क्या होता है कि नदियों के थ्रू समुद्र में जाकर मिलता है। तो जब वो एक्सेसिव मात्रा में यूज करने लगोगे, एक्सेसिव हो जाएगा, तो इस पोल्यूशन के कारण भी कोरल ब्लीचिंग होता है। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग अनदर रीजन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट 20 ईयर्स में 50% कोरल्स फिनिश हो चुके हैं, आने वाले 20 से 25 सालों में क्या होने वाला है, 90% कोरल्स खत्म हो जाएंगे। नाउ अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कोरल्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा वो है प्रोविजनिंग सर्विस। अभी प्रोविजनिंग सर्विस क्या होता है, पहली बात अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ को और उनके लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। लगभग में 500 मिलियन पीपल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। उनसे इनका घर बार चलता है। इसके साथ लगभग में 1 बिलियन पीपल्स ऐसे होते हैं जो कोरल रीफ्स को खाते भी हैं, उनके लिए एक प्रोटीन की तरह प्रोटीन सोर्स होता है। इसके साथ मेडिसिन में भी यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो यूज होता ही था, एलोपैथी में भी इसका काफी यूज होने लगा है। इसके साथ ही ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं, ज्वेलरी बनते हैं, एक्वेरियम बनते हैं, उसके लिए ये एज अ रॉ मटेरियल भी काम करता है। तो ये कुछ हो गए प्रोविजनिंग सर्विस। फिर अगर हम सपोर्टिंग सर्विस की बात करें कि सपोर्ट कहाँ पर करता है, तो सपोर्टिंग सर्विस में अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसके हेल्थ को लेकर इंडिकेट करता है, राइट, कि हेल्थ कैसा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है कि एसिडिटी के कारण अंडर सर्टेन कंडीशंस कोरल ब्लीचिंग होने लगता है, राइट। इसके साथ ही अगर ये फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब इकोसिस्टम हमारा सुधर रहा है, अगर ये कंटिन्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इसका मतलब इकोसिस्टम हमारा बिगड़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम का हेल्थ होता है उसके लिए एक एज ए इंडिकेटर वर्क करते हैं। इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट्स होती हैं या जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना होती है, जैसे बहुत ज्यादा बारिश ही हो जाए या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ज्यादा ठंडी पड़े या ठंडी पड़े ही ना, तो इसके लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह ही काम करती है, राइट। फिर जो तीसरा इसका सर्विस आता है जो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है वो कल्चरल सर्विस, राइट। पहली बात तो ये टूरिज्म को प्रमोट करती है, सी डाइविंग्स होता है, कई लोग यहाँ पर सी डाइविंग्स करने जाते हैं तो टूरिज्म को प्रमोट करती है। इसके साथ ही जो नेचर लवर्स होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं, उनके लिए ये जो है फेवरेट हॉट स्पॉट भी होता है। तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, राइट, क्योंकि उसमें लोग जो है काफी इंगेज हो रहेंगे। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सर्विस का कि इनका क्या इंपॉर्टेंट है, तो है रेगुलेटिंग सर्विस। पहली बात जो शोर लाइन होता है वो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये एज अ फिजिकल बैरियर काम करता है। जो टिडाल जनरेट होता है, राइट, ज्वार भाटा जनरेट होता है तो उसको भी रोकने में मदद करता है। इसके साथ जो कोस्टल का इरोजन होता है, इससे रिलेटेड कि कोस्टल इरोजन के क्या रीजंस हैं, इस टाइम मेंस में भी आया था, उसको साथ में ये भी लिखना था हमको कि किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सजेस्टिव मेजर दीजिए, राइट। तो कोस्टल इरोजन को, साथ में फ्लडिंग को, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको क्या करता है, बचाता है, राइट। ये कोस्टल इरोजन ना हो, फ्लडिंग ना हो। तो ये सारे, आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है
आई नो कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे के सारे कंटेंट्स आपको उसमें मिलेंगे। पहला हमारा कह रहा है कि जो वर्ड्स का कोरल रीफ्स है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर्स चाहिए या जो सैलिनिटी चाहिए वो ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ मैंने बताया था कि 1/3 टोटल वाटर का कोरल रीफ जो है वो 1% एरिया में लोकेट है, और वो दैट इज ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है आपका। ये 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, राइट। इसके साथ कोरल रीफ जो होस्ट होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं देन द एनिमल फाइला, राइट, सॉरी, coral reefs host for more number of animal phyla than hosted by tropical rainforest। तो ये भी जो है एक सही है, राइट। तो आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। आई होप एवरीथिंग नाउ बिकम क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।